बायोलॉजी का लेसन नंबर 10 क्लास 12th में बायोलॉजी का लेसन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, जिसका आज अपने पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे, जिसका नाम है एंजाइम। तो लास्ट वीडियो में अपने जो लेसन 8 था उसे अपने कंप्लीट किया था। उसमें क्या अपने पढ़े थे, खनिज लवणों के अवशोषण के बारे में पढ़ा था, और इसके अलावा अपने जो पोषक तत्व हैं उनका अवशोषण किस प्रकार पादप करते हैं, इनकी न्यूनता के लक्षण, वो सारे अपने लास्ट वाले जो 8 नंबर लेसन है उसमें अपने पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में अपने जो एंजाइम हैं ये पादपों में किस प्रकार भूमिका निभाते हैं और किस प्रकार इनका निर्माण होता है, इसके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो अपने सबसे पहले एंजाइम के बारे में बात करते हैं कि एंजाइम क्या होता है। तो आपने पहले भी कक्षाओं में 11th में या 10th में एंजाइम के बारे में पढ़ा होगा। ये एंजाइम क्या होते हैं, एक तरह से जीवों के अंदर उत्पन्न होने वाले जैव उत्प्रेरक ही होते हैं, जो किससे बने होते हैं, प्रोटीनों से बने होते हैं और कार्बनिक प्रकृति के होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपने किसकी डेफिनेशन एंजाइम की नोट करनी है। किसे कहते हैं, सजीव कोशिकाओं में कुछ ऐसे कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है जो कोशिकाओं में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ऐसे कार्बनिक पदार्थों को क्या कहते हैं, एंजाइम कहा जाता है। तो सजीव कोशिकाओं में कुछ क्या कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो हमारी अनेक क्रियाओं को पूरा करते हैं और अपने शरीर में एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, उन्हें एंजाइम कहा जाता है। इसके अलावा दूसरी डेफिनेशन एंजाइम उत्प्रेरण। एंजाइम उत्प्रेरण किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं का एंजाइमों द्वारा उत्प्रेरण एंजाइम उत्प्रेरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनका एंजाइमों द्वारा उत्प्रेरण क्या कहलाएगा, एंजाइम उत्प्रेरण कहलाता है। तो ये एंजाइम के बारे में। अब एंजाइम के कुछ गुण क्या होते हैं, एंजाइमों का अणुभार उच्च होता है। ये कैसे बने होते हैं, नाइट्रोजन से बने जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं और एक तरह से प्रोटीन की प्रकृति के होते हैं। और किसमें पाए जाते हैं, ये जीवित कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। तो ये एंजाइमों के बारे में कुछ बेसिक जानकारी थी। अब इसके बाद में अपने जो एंजाइम है इसका इतिहास क्या है। सबसे पहले एंजाइम की खोज किसने की, एंजाइमों का इतिहास मतलब किसने इसकी खोज की, किस रूप में पहले जाना गया। तो सबसे पहले जैव उत्प्रेरक के रूप में इसकी पहचान किसने की, बर्जीलियस ने। जैव उत्प्रेरक किसने कहा के रूप में खोज किसने की, जैव उत्प्रेरक के रूप में खोज बर्जीलियस ने। इसका नोट करना है, बर्जीलियस ने। तो बर्जीलियस ने इसकी सबसे पहले जैव उत्प्रेरक के रूप में खोज की थी। इसके बाद में एंजाइम शब्द का प्रयोग किसने किया, कुहन ने किया। एंजाइम शब्द का प्रयोग, एंजाइम शब्द का प्रयोग किसने किया, कुहन द्वारा किया गया। तो ये कुहन नामक वैज्ञानिक ने एंजाइम शब्द को दिया। अब इसके अलावा हेंस बुकर ने सबसे पहले जाइमेज नामक एंजाइम प्रस्तुत किया। अब इसमें जो सबसे पहले कौन सा एंजाइम पृथक किया गया, हेंस बुकर ने यीस्ट से जाइमेज एंजाइम पृथक किया। हेंस बुकर वैज्ञानिक ने यीस्ट कोशिका से जाइमेज एंजाइम पृथक किया। जाइमेज एंजाइम पृथक किया। हेंस बुकर
जाइमेज एंजाइम थी। सुमनर ने लोबिया के बीजों से यूरिएज नामक एंजाइम प्राप्त किया। सुमनर वैज्ञानिक ने लोबिया एक प्लांट है उसके बीजों से यूरिएज एंजाइम प्राप्त किया। सुमनर वैज्ञानिक ने लोबिया के बीजों से यूरिएज एंजाइम पृथक किया। यूरिएज एंजाइम पृथक किया। तो सबसे पहले कौन सा एंजाइम खोजा? जाइमेज एंजाइम खोजा गया। फिर लोबिया के बीजों से यूरिएज एंजाइम पृथक किया गया। सेक एवं अल्टमैन द्वारा राइबोजाइम एंजाइम को कहा गया। तो एंजाइमों के इतिहास में मेन बातें ये थी कि सबसे पहले खोज किसने की? जैव प्रेरक के रूप में बर्जीलियस ने खोज की। एंजाइम शब्द किसने दिया? वुहान वैज्ञानिक ने दिया। और जो जाइमेज एंजाइम है इसकी खोज हेंस बुकनर द्वारा की गई। सुमनर द्वारा लोबिया के बीजों से यूरिएज एंजाइम की खोज की गई। अब अपने जो एंजाइम है इनकी संरचना या स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है इसके बारे में अपने पढ़ते हैं। एंजाइम की संरचना। एंजाइम की संरचना। तो एंजाइम की संरचना में अपने पढ़ेंगे कि एंजाइम है किन किन दो अलग अलग कार्बनिक पदार्थों से या किन अवयवों से मिलकर बना होता है, वो इसकी संरचना में अपने नोट करेंगे कि एंजाइम है ये किन भागों से मिलकर बना होता है। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। सबसे पहले मेन बात ये सभी एंजाइम होंगे प्रोटीनों से बने होंगे। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। ये ध्यान रखना, एंजाइम जितने भी हैं वो क्या होते हैं? प्रोटीन की प्रकृति के होते हैं। लेकिन एक अपवाद है, राइबोजाइम आरएनए का बना होता है। लेकिन राइबोजाइम एंजाइम आरएनए का बना होता है। आरएनए का बना होता है। ये ध्यान रखना, जो राइबोजाइम एंजाइम है ये सिर्फ आरएनए का बना होता है। बाकी सभी किससे बने होते हैं? प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। फिर इसके साथ ही एंजाइम या होलो एंजाइम या पूर्ण एंजाइम कहलाते हैं। वो कौन से होंगे? जिनमें प्रोटीन भाग पूरा क्रियाशील होता है। होलो एंजाइम। होलो एंजाइम कौन से होंगे? जिसमें क्या एक प्रोटीन वाला भाग होता है और दूसरा अप्रोटीन वाला भाग होता है। कुछ एंजाइमों में प्रोटीन के साथ अप्रोटीन भाग भी पाया जाता है। प्रोटीन के साथ अप्रोटीन भाग भी पाया जाता है। ऐसे एंजाइम होलो एंजाइम कहलाते हैं। होलो एंजाइम कहलाते हैं। तो होलो एंजाइम में क्या होगा? प्रोटीन भाग भी होगा और उसके साथ अप्रोटीन भाग भी जुड़ा होता है। प्रोटीन भाग को एक्को एंजाइम कहा जाता है और जो अप्रोटीन भाग होता है उसे कोफैक्टर या सहकारक कहा जाता है। प्रोटीन भाग को एक्को एंजाइम
वह दूसरे भाग को क्या कहते हैं? दूसरे भाग को कोफैक्टर या सहकारक कहा जाता है। दूसरे भाग को सहकारक कहा जाता है। तो ये एंजाइम है, इनकी प्रमुख संरचना में ये दो भाग होते हैं, एप्रोटीन भाग और प्रोटीन भाग। प्रोटीन भाग एक्वा एंजाइम और एप्रोटीन भाग क्या होता है? सहकारक या कोफैक्टर बोला जाता है। जो सहकारक हैं ये कितने? 3 प्रकार के होते हैं। सहकारक 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वो 3 प्रकार हैं? उसमें एक नंबर है प्रोस्थेटिक समूह, दूसरा सह एंजाइम और तीसरा धातु आयन या सक्रियक। तो एक नंबर प्रोस्थेटिक समूह है, प्रोस्थेटिक समूह है। दूसरा कौन सा भाग है? सहकारक का सह एंजाइम। और तीसरा भाग धातु आयन या सक्रियक। धातु आयन या सक्रियक। तो ये तीनों भाग सहकारक से ही बने होते हैं। तो इसमें सबसे पहले अपने जो सहकारक है इसकी संरचना के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि ये एंजाइम के अंदर आने वाला ही भाग है। तो इन तीनों भागों के बारे में पढ़ते हैं जो क्या सहकारक को बनाते हैं। जो सहकारक के ये तीनों भाग हैं इसके बारे में अपने पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कौन सा भाग है? प्रोस्थेटिक समूह है। प्रोस्थेटिक समूह किस प्रकार का होगा? अब अपने यहाँ पर एक्वा एंजाइम और सहकारक का डायग्राम बना लेते हैं। जैसे एक तरफ तो ये एक्वा एंजाइम भाग हो गया और दूसरी तरफ इसके कौन सा? कोफैक्टर या सहकारक। ये सहकारक जैसे कोफैक्टर बोलते हैं। और इधर कौन सा भाग है? एक्वा एंजाइम। ये कौन से डायग्राम है? होलो एंजाइम का डायग्राम बनाया गया है। प्रोस्थेटिक समूह में क्या लिखना है? जब सहकारक प्रोटीन के अणु से स्थायी रूप से जुड़ा रहता है। जब सहकारक प्रोटीन के अणु से स्थायी रूप से जुड़ा रहता है। प्रोटीन के अणु से स्थायी रूप से मतलब इसे अलग नहीं किया जा सकता। प्रोटीन और एप्रोटीन भाग को अलग नहीं कर सकते, वो स्थायी रूप से जुड़े होते हैं। वो कौन से होते हैं? प्रोस्थेटिक समूह कहलाता है। स्थायी रूप से जुड़ा रहता है, तो इसे प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं। तो इसे प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं। तो प्रोस्थेटिक समूह में अपने ये नोट करना है। इसके बाद में सेकंड है सह एंजाइम। तो सह एंजाइम या को एंजाइम बोलेंगे जब प्रोटीन का भाग एक्वा एंजाइम से ढीला अथवा आसानी से पृथक होने योग्य होता है। सह एंजाइम जिसमें एक्वा एंजाइम और सहकारक दोनों स्थायी रूप से जुड़े रहते हैं, लेकिन सह एंजाइम में क्या होता है? एप्रोटीन भाग एक्वा एंजाइम से ढीला अथवा आसानी से पृथक करने योग्य हो। ढीला अथवा आसानी से पृथक करने योग्य हो। उसे क्या कहते हैं?
पुनः जोड़ भी सकते हैं उसे, संलग्न भी किया जा सके उसे सह एंजाइम कहा जाता है, सह एंजाइम कहते हैं। अब सह एंजाइम के कुछ अपने यहाँ पर एग्जाम्पल नोट करेंगे, जैसे NAD, NADP, FAD। कौन कौन से उदाहरण हैं? जैसे NAD एंजाइम, NADP ये भाग हो गया, FAD हो गया, फिर आगे को एंजाइम ए आदि, ये सारे क्या हैं? सह एंजाइम होते हैं। सह एंजाइम मतलब ये अप्रोटीन भाग से जुड़े रहते हैं और इन्हें आसानी से भी पृथक किया जा सकता है। फिर आगे धातु आयन या सक्रिय, 3 नंबर जो हमने नोट किया है सहकारक का भाग, धातु आयन या सक्रियक। धातु आयन या सक्रियक क्या होते हैं? जब अप्रोटीन भाग अकार्बनिक प्रकृति का कोई धातु आयन हो, जब अप्रोटीन भाग, जो अप्रोटीन भाग जुड़ा होता है एंजाइम में, वो अप्रोटीन भाग का अकार्बनिक प्रकृति का कोई धातु आयन हो, अकार्बनिक प्रकृति का कोई धातु आयन हो, उसे क्या कहते हैं? धातु आयन हो तो उसे सक्रियक कहते हैं, उसे सक्रियक कहते हैं। तो ये धातु आयन या सक्रियक की डेफिनेशन है। धातु के एंजाइम है वो सहकारक के साथ कार्य करते हैं। धातु आयन जो एंजाइम है उनके साथ किस रूप में कार्य करते हैं? एंजाइमों के साथ, धातु आयन एंजाइमों के साथ सहकारक के रूप में कार्य करते हैं, सहकारक के रूप में कार्य करते हैं। तो ये जो सक्रियक या धातु आयन होते हैं, अब उदाहरण के लिए कौन सा है? Fe+2 सहकारक होता है, जैसे Fe+2 सहकारक है, आयन है, ये सहकारक होता है। तो आज अपने जो एंजाइम की संरचना है इसे ही यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपने जो एंजाइम की संरचना में दूसरा भाग है एपो एंजाइम, उस एपो एंजाइमों के बारे में पढ़ेंगे और एंजाइमों के कुछ गुण होते हैं उनके बारे में